गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का उड़ान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुमित सारेश्वर, जीएस फैकल्टी ऑफ मुखर्जी नगर फ्रॉम चाणक्य एकेडमी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उड़ान फाउंडेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लगातार प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे विषय लाए जाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन सभी विषयों पर हम वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आप लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। लेकिन हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल का प्रमोशंस करें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। हमारी ये भी प्रयास है कि हम बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंट करें। उस पर थोड़ा सा समय लग रहा है और उसके लिए हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो आप लोगों का जब सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर हम बहुत ही जल्द आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग आज के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। बेसिकली अगर हम इस नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जानने का प्रयास करें, जिस विषय को तो जानेंगे ही, इस विषय को जानने के साथ साथ हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस विषय से या टॉपिक से आने वाली जितनी भी परीक्षा में प्रश्न हो वो सारे के सारे गंभीरता पूर्वक हल हो जाए। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को लेकर के हम लोग विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले हम यहाँ की बात करते हैं कि आखिर नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, इनकी जो परिकल्पना है वो संविधान के किस भाग में है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 4 में है। दूसरी बात आती है कि संविधान में भाग 4 के अंतर्गत इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद से लेकर के और किस अनुच्छेद तक स्थान दिया गया है। तो इनका स्थान है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, यानी फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। दूसरी बात ये होती है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का या तत्वों का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक तो किया ही गया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कई बाहरी देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भाग 4 है, इन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की चर्चा की गई है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनका स्रोत क्या है, यानी ये किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो आपको याद रखना होगा, इसको हम लोग आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए थे। यानी संविधान निर्माताओं ने जब इस विषय को संविधान में शामिल किया तो उसके लिए जो स्रोत लिया, वो स्रोत कहाँ का संविधान था? आयरलैंड का संविधान था। और आयरलैंड का जो संविधान है बेसिकली ये 1937 में बना था। 1937 कई जगह पर इसको कई बार बदलकर या इसका भावार्थ बदलकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और कहा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो स्रोत है वो कहाँ का संविधान है, और वहां आयरलैंड का संविधान न देकर के उसकी जगह पर शब्द लिखा होता है आयरिश गणतंत्र। आयरिश गणतंत्र से लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे स्रोतों के तौर पर आयरलैंड का संविधान आपसे पूछ लिया जाए और चाहे आयरिश गणतंत्र दिया जाए, दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। अब देखिए, हम लोग आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों के उस विषय पर जो कि प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और समझने योग्य है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जिस वर्णन कर रहे हैं वो है आर्टिकल 36। बेसिकली ये आर्टिकल 36 क्या कहने का प्रयास करता है। अब देखिए, पिछले वीडियोस में जो मैंने आप लोगों को बताया था मौलिक अधिकार के बारे में,
उन मौलिक अधिकारों में मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और उसमें जो अनुच्छेद 12 था वह अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12 किसकी परिभाषा देता था? राज्य शब्द की परिभाषा देता था। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी जो आर्टिकल 36 है, ये आर्टिकल 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य की परिभाषा क्यों देता है या इसके पीछे क्या कारण है, यह विषय क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्रश्न उठता है राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ था कि इसके अंतर्गत 4 विषय शामिल किए गए हैं। पहला विषय जो इसके अंतर्गत शामिल है वह क्या है? भारत की सरकार व संसद। भारत की सरकार व संसद। अब भारत की सरकार व संसद के अतिरिक्त यहां पर एक दूसरी विषय भी शामिल किया गया है, वह है प्रत्येक राज्य का राज्य की सरकार व विधानमंडल ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है वह है सभी स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथा जो यहां पर पॉइंट शामिल है वह क्या है? वह है अन्य प्राधिकारी। तो ये 4 विषय यहां पर शामिल किए गए हैं राज्य के अंतर्गत। इनके बारे में अगर आप विस्तृत डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वाला मौलिक अधिकारों का जो पहला वीडियो है वो देख सकते हैं। वहां पर राज्य शब्द के बारे में और भी विस्तृत तौर पर व्याख्या की गई है। अब देखिएगा, प्रश्न उठा यहां पर कि राज्य को यहां पर भी क्यों शामिल किया गया। जहां तक राज्य को शामिल करने की प्रश्न है तो यहां पर एक नए विचार को हमें लाना पड़ेगा। वो विचार क्या है कि जो राज्य शब्द है वह नीति निर्देशक तत्वों को कुछ विशेष उपलब्धियां प्रदान करता है और ठीक उसी प्रकार से मौलिक अधिकार जो है वो राज्य पर कुछ विशेष प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों में ही राज्य शब्द का महत्व बहुत ज्यादा अनुसरणीय है। अब देखिए, आर्टिकल 36 में सिर्फ इतना ही है। आर्टिकल 36 के बाद अगला जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 37। बेसिकली ये आर्टिकल 37 क्या कहने का प्रयास करता है? आर्टिकल 37 में कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने वाली विधियां, लागू करने वाली विधियां। अब देखिए, यहां पर बात कही गई कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली विधियां, यानी कौन से वो तरीके हैं जिनके माध्यम से अनुच्छेद 37 के तहत इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जाएगा या नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाएगा। वो तरीके विस्तार से अनुच्छेद 37 में या आर्टिकल 37 में वर्णित किए गए हैं। अब देखिए, यह आर्टिकल 37 किस प्रकार से इनकी विधियों का वर्णन करता है। ये कहता है कि राज्य को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की जाएंगी। अब राज्य को जो शक्तियां प्रदान की जा रही हैं, बेसिकली वो शक्तियां किस प्रकार की होंगी? वो शक्तियां ये होंगी कि अगर राज्य के पास सुविधा है तो राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा। अगर राज्य के पास सुविधा नहीं है तो राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू नहीं करेगा। अब जब ये प्रश्न उठता है कि राज्य अपनी इच्छानुसार निर्णय लेगा तो इसमें तो राज्य की मनमानी चलेगी।
देखिए, यहां पर मनमानी वाला विषय नहीं है। यहां पर जो मूल विषय है वो ये है कि अगर राज्य के पास सुविधा ही नहीं होगी तो वो आपको सुविधा किस प्रकार से दे सकता है। तो यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि अगर राज्य के पास सुविधा है और उसके बावजूद भी वो आपको नीति निषेधक तत्व उपलब्ध नहीं कराता है, फिर क्या करेंगे। यहां पर कहा गया है अनुच्छेद 37 में कि अगर राज्य के पास सुविधा है और आपको वह नीति निषेधक तत्व उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस राज्य सरकार को हटा दें। अब जब आप राज्य सरकार को हटा देंगे तो क्या होगा, अगले बार आप अपनी इच्छानुसार सरकार का चयन कर सकते हैं। और जब आपकी इच्छानुसार किसी नई सरकार का चयन होगा तो वह सरकार, क्योंकि आपके द्वारा चुनी गई है, वह आपके नीति निषेधक सिद्धांतों को लागू करेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके द्वारा पुनः चुनी गई सरकार भी इस प्रकार के कार्यों को करने में असफल रहती है, तब आपके पास फिर भी कोई दूसरा विकल्प नहीं बनता सिवाय इस बात के कि आप पुनः नई सरकार का गठन करें। ये बात अनुच्छेद 37 में कही गई है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों आर्टिकल्स के बाद हम लोग इसके मूल विषय पर आते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिन विधियों को हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक लागू किया गया है। उन विषयों पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते जाएंगे और मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से आर्टिकल्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हम लोग आते हैं सबसे पहले आर्टिकल 38 पर। प्रश्न उठता है कि आर्टिकल 38 क्या कहने का प्रयास करता है। आर्टिकल 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की। अब लोक कल्याण शब्द से क्या तात्पर्य है। लोक कल्याण का मतलब है जनता की भलाई या प्रत्येक मनुष्य की भलाई करना, अभिवृद्धि के लिए। अभिवृद्धि माने इसको बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए। एक समान सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा, एक समान सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करे और इसके लिए वह क्या करे, सामाजिक तौर पर कुछ ऐसे नियमों या कानूनों को लागू करे जिसके द्वारा जनता की भलाई या जनता का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब देखिए, यहां पर सामाजिक व्यवस्था तो बना दी, लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो मूल तत्व निहित हैं कि वो किन किन फैक्टर्स पे काम करेगा, उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। वो फैक्टर्स क्या है, राज्य की किस किस क्षेत्र में जिम्मेदारी बनती है। वो है सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। वह राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, न्याय सुनिश्चित करना। अब यहां पर जो परीक्षा में प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि राज्य द्वारा किन क्षेत्रों में न्याय सुनिश्चित करने की अवधारणा पर
बल नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत दिया गया है। तो सामाजिक पर, आर्थिक पर और राजनीतिक पर आपको ध्यान देना है कि संविधान का जो भाग 4 है वह धार्मिकता की बात नहीं करता, केवल सामाजिकता, आर्थिकता और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 38 के बाद अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 39। आखिर ये आर्टिकल 39 क्या कहने का प्रयास करता है, इस विषय पर भी आ जाते हैं। आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा निर्देशित कुछ नीति तत्व अब राज्य द्वारा निर्देशित जो नीति तत्व हैं, बेसिकली वो कौन कौन से तत्व हैं, उनमें 2 तत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मीन्स इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उनको उनके कार्यों के लिए प्रत्येक स्तर पर जो सैलरी दी जाएगी, जो पेमेंट दिया जाएगा, वह कार्य के समान होने की स्थिति में समान होगा। दूसरी बात आती है सभी को या सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना। जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी राज्य की जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि वो सभी लोगों को जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए। इसका अर्थ हुआ कि यदि राज्य अपने नागरिकों का कल्याण करना चाहता है तो वह उम्र के आधार पर निर्णय न लेकर, किस आधार पर निर्णय ले, वह ले कि यदि कोई युवा या यदि कोई व्यक्ति जीविका प्राप्त करना चाहता है तो उसको जीविका प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध हो और उन अवसरों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया गया हो। तो ये 2 पॉइंट्स यहां पर महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से नीति तत्व हैं जिन पर विशेष तौर पर आर्टिकल 39 के तहत फोकस किया गया है। आर्टिकल 39 के बाद अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39A। अब देखिएगा ये कई ज्यादा गुना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, यहां पर कहा क्या गया है, उस विषय पर बात कर लेते हैं। यहां पर कहा गया समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता यानी राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी के साथ कैसी अवधारणा का विकास करे, सभी को न्याय समान मिले। और कुछ ऐसी स्थितियों में जब व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी कार्यवाही को करवा पाने में सक्षम न हो तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराए ताकि उस व्यक्ति का जो कल्याण है वह किसी भी प्रकार से बाधित न हो सके।
अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय और शामिल है। यहां पर आप देख रहे होंगे आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A। इसका मतलब हुआ ये आर्टिकल जो 39A है ये बाद में शामिल किया गया है, तभी यहां पर आर्टिकल 39A के रूप में इसको लिखा गया है। इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि ये कब जोड़ा गया? निश्चित तौर पर इसको संविधान में जोड़ने के लिए कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया होगा, तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यानी इसका अर्थ है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान में बाद में शामिल किया गया, तो वह अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 39A। बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले आर्टिकल्स पे डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 38 और 39 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हम लोग अगले आर्टिकल्स पे आ रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा ही नहीं गया, बल्कि फिर से इसके पूछे जाने की संभावना 100% है। अगर नीति निर्देशक तत्वों में कोई भी आर्टिकल पूछने की बात की जाए तो सामान्य तौर पर आर्टिकल 40 को सबसे पहले रख दिया जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 40 पर। आखिर ये आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 की बात करें तो यहां पर कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। यानी भारत के संविधान में जो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, संगठन किया गया, उसके लिए राज्य की जवाबदेही बनती है कि वह प्रत्येक राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी कल्याणकारी विकास के कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों को जनता पर लागू करे। और यह आर्टिकल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग मानकर चलिए कि 100% यह परीक्षा में पूछा ही जाता है। ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में जब मैं संविधान के भाग 9 का वर्णन करूंगा तब आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही याद कर लेना आपके लिए पर्याप्त होगा कि अनुच्छेद 40 के तहत क्या आता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अब देखिए अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 41। क्या कहता है ये आर्टिकल 41? ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 कहता है क्या? काम कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न बन गया कि ये कौन से आर्टिकल में है, लेकिन इसके अलावा कुछ नई चीजें यहां पर भी निकल करके आई कि कुछ दशाओं, ये कौन सी दशाएं हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति को राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उनको काम, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। ये जिम्मेदारी कहां से बनती है या किन स्थिति में बनती है?
देखिए, अगर कोई व्यक्ति निःशक्त है, काम करने में अक्षम है, तो उसको रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य की है। यदि कोई व्यक्ति बुढ़ापे के कारण किसी भी कार्य को करने में अक्षम है, तो ऐसी स्थिति में उसको पेंशन आदि सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की है। तो इस प्रकार की सुविधाएं राज्य के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई हैं, वह अनुच्छेद 41 के तहत आती है। इसके साथ साथ यहां पर क्या आया? रोजगार। रोजगार का मतलब क्या हुआ कि रोजगार उपलब्ध कराने की बात आती है, तो आप सभी जानते हैं एक कार्यक्रम बहुत दिनों से हमारे भारत में चल रहा है, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको किसी कारणवश काम उपलब्ध नहीं होता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के आवेदन करने पर उसको मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है, ताकि वह व्यक्ति अपने जीवन यापन को बहुत बेहतर ढंग से और व्यवस्थित रूप से चला सके। आर्टिकल 41 के बाद अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 42। क्या कहता है आर्टिकल 42? इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। ये कहता है काम की न्याय संगत दशाएं व प्रसूति सहायता का उपबंध, वह प्रसूति सहायता का उपबंध। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास काम करने के उचित अवसर उपलब्ध नहीं है या कोई दशा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उसकी स्थिति को देखते हुए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी योग्यता के आधार पर उसको काम उपलब्ध कराया जाए, उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इस आर्टिकल के अंतर्गत मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है। अब जब ये शामिल नहीं किया गया तो फिर क्या है? देखिए, हमारी सरकार प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों की व्यवस्था करती है या रोजगार निकालती है, तो वहां पर परीक्षा के माध्यम से जो आपका चयन होता है, बेसिकली वह काम की न्याय संगत दशाएं हैं, क्योंकि वहां पर आपकी योग्यता के मानक के आधार पर आपको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, प्रसूति सहायता का उपबंध। आप सभी जानते हैं कि यदि कोई महिला गर्भवती है और अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके पास अपने बच्चे के लालन पालन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है प्रारंभिक बाल्यावस्था की स्थिति में, तो यदि उस प्रसूति महिला के बच्चे का जन्म यदि सरकारी अस्पताल में होता है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला प्रसूति सहायता के तहत अस्पताल से कुछ अनुदान राशि प्राप्त करती है, ताकि जब तक वह काम करने की स्थिति में ना आ जाए तब तक वह अपने बच्चे का लालन पोषण कर सके। आर्टिकल 42 के बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब देखिए, यहां पर क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम है
तो उस व्यक्ति को जीने के योग्य जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता होगी, वह मजदूरी उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या राज्य की है। और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 43 में राज्य ने यह भी प्रबंध किया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर के स्वयं भी रोजगार करने में सक्षम है और अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम बनना चाहता है, तो वह कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सकता है। और इस प्रकार के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार उस व्यक्ति को ऋण भी उपलब्ध कराती है, जो कि बहुत कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। इस आर्टिकल के पूछे जाने की संभावना भी आप मानकर चलिएगा 100% है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक विषय स्पष्ट तौर पर शामिल किया है। उन्होंने एक सपना दिखाया है जिसको हम आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसे? आत्मनिर्भर भारत कहेंगे। यानी जब हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति रोजगार करने में और रोजगार देने में सक्षम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब क्योंकि मोदी जी का ये अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या जानकारी है, इसीलिए इस अनुच्छेद के पूछे जाने की संभावना कई गुना प्रबल हो जाती है। आर्टिकल 43 के बाद अगला एक और आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 43A के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 43A का विषय क्या है। इसमें जो विषय है वह है संगठन में कर्मकारों का भाग लेना। अब देखिए, संगठन में कर्मकारों का भाग लेना, इससे तात्पर्य क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है जिसमें कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में या ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मकारों को भाग लेने की जो अनुमति प्रदान करता है वह राज्य प्रदान करता है। अब देखिए, क्योंकि आर्टिकल 43A मूल रूप से संविधान में नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 43A आर्टिकल 43 का एक क्लॉज है, इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपको याद रखना होगा, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब देखिएगा, आर्टिकल 43A के अतिरिक्त यहां पर एक अन्य आर्टिकल भी है जो है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B क्या कहता है? ये कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। आप जानते हैं कि ये जो सरकारी समिति है वो क्या है? अगर नहीं जानते तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कंट्रोल या राशन की जो दुकानें होती हैं उनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। तो इस प्रकार की समितियों को प्रोत्साहन देने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये बहुत कम मूल्य पर लोगों को अन्न या उनके मनुष्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कराती हैं, जो कि बहुत ही कम मूल्य पर होता है। इसीलिए आर्टिकल 43B के तहत सहकारी समितियों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। इस आर्टिकल्स के पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा प्रबल है, यानी लगभग 100% तक है।
अब प्रश्न उठता है, क्योंकि ये आर्टिकल 43 का क्लॉज बी है, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखना है, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और रोजगार के बारे में, आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता का बंद कराने के बारे में, आर्टिकल 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह यानी जीवन निर्वाह करने के लिए उचित मजदूरी और छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का वक्तव्य छुपा हुआ है। आर्टिकल 3A संगठन में कर्मकारों का भाग लेना, और आर्टिकल 43B कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन प्रदान करना। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले आर्टिकल्स पर, और साथ ही ये भी याद रखें कि अगर कोई पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बात लिखकर भेज सकते हैं कि कौन सा विषय आप या कौन सा पॉइंट ऐसा है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग अगले आर्टिकल पे बात कर रहे हैं, और वो हमारा अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 40। आखिर ये आर्टिकल 44 क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इसको समझते हैं। आर्टिकल 44 कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अब देखिए इसका अर्थ क्या है, पहले वो जानेंगे। बेसिकली यहां पर कहा गया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए समान रूप से एक प्रकार के ही नियम कानून लागू किए गए हैं, लेकिन यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू नहीं है। यह व्यवस्था केवल गोवा में लागू है। कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का विचार किस विषय के अंतर्गत आता है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, और ये समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में। और ये भी पूछ लिया जाता है कि यह सिविल संहिता किस राज्य में लागू है, तो आपको याद रखना होगा केवल गोवा में लागू है, केवल गोवा में लागू है। अब केवल गोवा में लागू है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये समान सिविल संहिता होती क्या है। सेम प्रोसीजर कोड क्या है? देखिए, इसका अर्थ है कि सार्वजनिक आचरण या सार्वजनिक व्यवहार की व्यवस्था को लागू करना। अब यहां पर सार्वजनिक आचरण या सार्वजनिक व्यवहार से तात्पर्य क्या है कि शादी के मामले में, विवाह के मामले में और इसी प्रकार के अन्य मामलों में जो व्यवहार अपनाया जाएगा वह पूरे राज्य के लिए समान रूप से किया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू होनी चाहिए थी, और अगर यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा भारत आत्म उत्थान के क्षेत्र में प्रगति कर सकेगा। लेकिन वर्तमान में यह केवल गोवा में ही लागू है। अब देखिए अगले आर्टिकल्स पे आते हैं, आर्टिकल 45 पर। यह आर्टिकल 45 क्या कहता है? यह आर्टिकल 45 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आप मानकर चलिए इसकी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% के आसपास है। यह कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर अप टू 6 ईयर चाइल्ड, यानी 6 वर्ष तक के
बच्चों हेतु और 6 वर्ष तक के बच्चों का मतलब हुआ प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। के या बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। अब देखिए इसी के तहत क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आप सभी जानते हैं कि भारत में 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में कुछ विशेष संस्थाएं काम कर रही हैं। इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है जिसे हम आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं, और वो आंगनवाड़ी संस्था क्या करती है कि उसमें 6 वर्ष तक के बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां पर जाते हैं और इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। साथ ही उन बच्चों के लालन पालन और पोषण के लिए वहां पर कुछ इनको विशेष सुविधाएं या रियायतें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर इनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, इनको निःशुल्क वस्त्र उपलब्ध कराना, इनके लिए ड्रेस की व्यवस्था करना और इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो आर्टिकल 45 है, ये आर्टिकल 45 अपने मूल रूप में नहीं है। यह क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधित किया गया, द्वारा संशोधित किया गया। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें क्या संशोधन किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो संशोधन हुआ वो ये था कि यहाँ पर जो अभी 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की गई है, इससे पूर्व 2002 से पूर्व यह व्यवस्था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू की गई थी। लेकिन 2002 के बाद इस व्यवस्था को 14 वर्ष से हटा करके केवल 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू कर दिया गया। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग हमें अपने कमेंट्स जरूर लिखते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और आपसे फिर से निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।